तो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज हमारा चैप्टर जो है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, उसका एक रिवीजन। ठीक है, तो इस रिवीजन में हम देखेंगे कि हम क्या पढ़ेंगे इसमें। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, व्हाट इज फाइनल अकाउंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड, एडजस्टमेंट्स एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसका थोड़ा हिस्सा हम आज सीखेंगे और थोड़ा हिस्सा अगले वीडियो में। ठीक है, अब जो रिवीजन है ये रिवीजन यहाँ खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने इसके पहले के वीडियो में इकोनॉमिक्स का रिवीजन ले लिया हुआ है। अब हम ले रहे हैं फाइनल अकाउंट्स का रिवीजन, उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे न्यू चैप्टर्स। तो देखते हैं हम इस वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। अब जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2013, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। पार्टनरशिप फर्म जो है ये क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द पर्संस, मतलब लोगों के बीच का रिश्ता है। किस लिए? वो हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, जिन्होंने बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने का एक दूसरे को वादा किया है। ऐसे लोग एक जगह पे आते हैं और इसको सिंपल मीनिंग में हम कहेंगे कि when two or more persons comes together with same object, जब एक ही उद्देश्य से कई लोग एक जगह पे आते हैं, ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से जब कुछ लोग एक जगह आते हैं उसको कहते हैं पार्टनरशिप फर्म, भागीदारी संस्था। ठीक है, इट मीन्स इट इज अ बिजनेस स्टार्टेड बाय टू और मोर पर्संस फॉर अर्निंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटेड एंड मैनेज बाय ऑल और एनी वन पर्सन। मतलब प्रॉफिट अर्निंग के हिसाब से एक जगह आएंगे और बिजनेस ऑपरेट कौन करेगा? एक, या फिर एक बंदा बिजनेस ऑपरेट करेगा या फिर सब ऑपरेट करेंगे। दे मैनेजेस ऑल बिजनेस अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से ये लोग मैनेज करेंगे भले सारे बिजनेस को। मतलब क्या? तो अब हमें क्या देखना है? पार्टनरशिप डीड। क्या दिख रहा है जी स्क्रीन पे? आपको दिख रहा है कि पार्टनरशिप डीड पे कुछ तो भी चल रहा है, कोई एग्रीमेंट है और लोग साइन कर रहे हैं। देखिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या कहना क्या है इनका? व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड इज अ रिटर्न एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप, लेखी करार है ये। ठीक है, एक एग्रीमेंट है, रिटर्न एग्रीमेंट एंड लेखी करार। ठीक है, किसका? पार्टनरशिप का, भागीदारी का। इट इंक्लूड्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटेड टू पार्टनरशिप। इसमें क्या होंगे? रूल्स रेगुलेशंस होंगे, टर्म्स कंडीशंस होंगे। किससे रिलेटेड? रिलेटेड टू पार्टनरशिप। तो अब हमें क्या देखना है? टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। कुछ नहीं, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप याद कर लेने हैं। इनके मीनिंग मैंने आपको पहले बताया हुआ। एक्टिव पार्टनर यानी कि जो बिजनेस में एक्टिव रहता है। स्लीपिंग पार्टनर, ये बिजनेस में काम नहीं करता लेकिन इसका प्रॉफिट में शेयर होता है। नॉमिनल पार्टनर, ये सिर्फ नाम के लिए पार्टनर है। माइनर पार्टनर, कम उम्र का पार्टनर। पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, ये सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदार रहेगा। और पार्टनर बाय स्टॉप लेने, इसका कोई लेना देना नहीं होता बिजनेस से, ना ही इसका प्रॉफिट में कोई शेयर होता है, ना ही लॉस में, ना ही इसका इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन ये काम पार्टनर बोल के करता है, मतलब अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। जी पहले एक चीज बोल दूं फिर से कि टाइप्स ऑफ पार्टनर के हेडिंग याद करके रखने, हम इसके बारे में नेक्स्ट आगे के पार्ट में आपको इसके बारे में डिटेल अच्छे से बताएंगे। ठीक है, ये उतना जरूरी नहीं है हमारे चैप्टर के लिए, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा। क्या बता रहा है जी? फाइनल अकाउंट्स। पार्टनरशिप का मीनिंग देख लिया, अब हम देखेंगे मीनिंग फाइनल अकाउंट का। तो फाइनल अकाउंट्स मीनिंग बता रहा है, टू नो द आउटकम ऑफ द बिजनेस एवरी बिजनेस फर्म मस्ट प्रिफेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट द एंड ऑफ ईच ईयर। क्या बोला है इनका? कि अगर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है, आउटकम यानी आउटपुट, बिजनेस में से कितनी कमाई हुई ये जानना है अगर, तो साल के आखिर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्थिक विवरण पत्र बनाने पड़ेंगे।
अकाउंट्स प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईयर कॉल्ड फाइनल अकाउंट। ये तो मैं पहले ही बोल चुका हूं। देखिए कैसे होता है कि अकाउंट अगर बनाए जा रहे हैं, जैसे एग्जाम है, हम साल के आखिर में जो एग्जाम देते हैं वो फाइनल एग्जाम, तो वैसे ही साल के आखिर में जो हम अकाउंट बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, फाइनल अकाउंट जिसको कहते हैं। व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट मतलब क्या, अकाउंट्स प्रिपेयर एट द एंड ऑफ ईयर, साल के आखिर में बने हुए अकाउंट फाइनल अकाउंट। और जब पार्टनरशिप फर्म फाइनल अकाउंट बनाएगी तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। क्यों बनाते हैं भाई ये, तो प्रॉफिट और लॉस ये जानने के लिए फाइनल अकाउंट्स किए जाते हैं। कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये कब पता चलेगा, जब साल के आखिर में हम अकाउंट्स टैली करेंगे। ठीक है, आप क्या करते हैं भाई फाइनल अकाउंट्स में, तो पहले ये जान लेंगे कि स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं। अकाउंटिंग के स्टेप्स क्या है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट जमा करना, सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि व्यवहार जो हुआ है उस व्यवहार की नोंद की है, तो ये हमने रिसिप्ट होता है, बिल होता है, चेक होता है, वाउचर होता है, बैंक रिसिप्ट होता है, बैंक स्लिप होता है। ठीक है, तो ये चीजें संभाल के रखनी पड़ती है, उन व्यवहार की नोंद की जाती है। फिर जर्नल एंट्री सब्सिडी बुक में। देखिए एक चीज समझा दूं, ये सब 11वीं में पढ़ा हुआ है आपने, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपका काम है आप क्लास में मुझे पूछना, अगर फिर भी डाउट है तो आप मुझे फ़ोन करके पूछना। ठीक है, फिलहाल वीडियो में पढ़ रहे हैं, लॉकडाउन खुलने के बाद जब हम क्लास में पढ़ेंगे तब मैं ये डिटेल वापस फिर से बताऊंगा, और ये पहले भी हम बता चुके हैं, हमें रिविजन ले रहे हैं। जर्नल की एंट्री फिर होती है लेजर में, लेजर की एंट्री होती है ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस की एंट्री होती है फाइनल अकाउंट्स में। अब ये फाइनल अकाउंट्स क्या बनता है, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये होता है फाइनल अकाउंट। मतलब क्या है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। मतलब फाइनल अकाउंट में क्वेश्चन क्या आता है, हमें, हम जब फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं तो उसके लिए क्वेश्चन क्या होता है, तो क्वेश्चन क्या होता है, ट्रायल बैलेंस इज अ क्वेश्चन फॉर फाइनल अकाउंटिंग। ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन होता है किसका, फाइनल अकाउंट का, उसमें डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस होते हैं किसके, लेजर अकाउंट के। इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इन अ स्टेटमेंट फॉर्म। ये विवरण पत्र होता है, बोले साल के आखिर में बनता है। देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस। जी हाँ, याद रखिए ट्रायल बैलेंस को क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस। इतना ही याद रखना है, क्या ट्रायल बैलेंस को क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस। ये हमें बनाना है क्या, नहीं, ये क्वेश्चन होता है, ये एग्जाम में दिया होता है, ये हमें बनाना नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश, तो स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस कहना है। ठीक है, अब ये ट्रायल बैलेंस, ठीक है, देखते हैं। एक तरफ बता रहा है डेबिट बैलेंस, एक तरफ क्रेडिट बैलेंस। याद रखिए एसेट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, एक्सपेंसेस ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, इनकम ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, हमें मालूम है। तो ये वही दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट साइड, इंग्लिश में मैंने बता दिया, एसेट एंड एक्सपेंस ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, लायबिलिटीज एंड इनकम ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। तो मराठी में दिया हुआ या बाजूला ऍसेट आणि एक्सपेन्सेस शिवाय काहीच येत नाही, सर्व ऍसेट आणि एक्सपेन्सेस या बाजूला असतात, या बाजूला सर्व इनकम आणि लायबिलिटीज असतात। ठीक है, तो ये चीज अच्छे से ध्यान रखना है, लेफ्ट और राइट ये दो चीजें ध्यान से देखनी है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब डाउट है अगर इसमें तो पूछ लेना है मुझे। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है, काही गोष्टींची नोंद झालेली नसेल तर ती नोंद पूर्ण करण्यासाठी ऍडजस्टमेंट आणि ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन दिलेली असते। मतलब क्या, दिखाता हूँ, देखिए पीछे जाते हैं हम एक बार। यहाँ पे मैंने बताया कि इतने सारे, देखिए ये डॉट एरो दिख रहा है आपको सबको, ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप। पांचवें स्टेप पे हम फाइनल अकाउंट्स को आ रहे हैं। यहाँ पे कहीं पे अगर कोई चीज एंट्री छूट गई है, किसी भी यहाँ किया ट्रांजेक्शन की एंट्री इसमें या फिर कहीं पे भी छूट गई है, तो वो फिर ट्रायल बैलेंस के टाइम पे एडजस्टमेंट में दी होती है, उसकी एंट्री फिर फाइनल अकाउंट में करनी पड़ती है। तो ट्रायल बैलेंस जो है वो इस प्रकार से बनाया जाता है, ये इसका फॉर्मेट होता है। अब बात करते हैं आंसर क्या होता है। आंसर ऑफ फाइनल अकाउंट्स, इन आंसर ऑफ फाइनल अकाउंट द फॉलोइंग अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स विल बी प्रिपेयर्ड।
क्या है जी, अकाउंट्स कौन से प्रिपेयर किए जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। तो अब ये क्या है, तो अब ट्रेडिंग अकाउंट देखना पड़ेगा पहले हमें। देखिए ये फॉर्मेट है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। जी हाँ, क्रेडिट साइड ऊपर लिखा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है, चिंता मत कीजिएगा। जैसे ऊपर डेबिट लिखा है कोने में, वैसे ही कोने में क्रेडिट लिखा है। और याद रखिएगा कभी भी पर्टिकुलर अमाउंट ये अकाउंट का फॉर्मेट होता है, ऐसे ही बनाना है। या बाजूला डायरेक्ट एक्सपेन्सेस असतात, या बाजूला डायरेक्ट इन्कम असतात। जी हाँ, एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वैसे ही इनकम भी दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट इनकम भी दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। वही डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। तो अभी पहले डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात चल रही है, तो वो देखते हैं क्या है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस incurred in the process of manufacturing and production. It also includes the expenses of purchase of raw material and stock. Direct income are income earned from trading, simply from sales. ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस आर एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन करना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन मतलब वस्तु बनाना और उत्पादन करना, उसके लिए जो खर्च लगता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द एक्सपेंस ऑफ परचेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टॉक। इसमें और क्या आता है, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल और स्टॉक के परचेस के लिए जो खर्च होता है उसको भी किस में लेते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। अब डायरेक्ट इनकम्स आर इनकम अर्न फ्रॉम ट्रेडिंग, ट्रेडिंग यानी बिक्री, खरीदी बिक्री, सिंपली फ्रॉम सेल्स। डायरेक्ट इनकम एक होती है सेल्स, सेल्स से जो इनकम होगी वो डायरेक्ट इनकम, ठीक है। देखिए क्रेडिट ऊपर तो गया लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, छुप गया है वो मेरे पीछे, कोई दिक्कत नहीं। समझदार हैं आप लोग, इतना समझ के लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये, और इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम की एंट्री होती है। अब बात यह है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम की बात करूं तो एक सीधी सीधी बात याद रखना है कभी भी कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है उसका नाम ही ट्रेडिंग है, मतलब बाइंग एंड सेलिंग, वस्तु की खरीदी और बिक्री करना या फिर वस्तु बनाना और बिक्री करना, इतना ही उसमें एंट्री होगी। लेकिन इसको छोड़ के भी बहुत सारी चीजें बिजनेस में होती हैं। जब माल बेचना होता है ना तो उसकी पब्लिसिटी करना, एडवर्टाइजमेंट करना, माल मार्केट तक पहुंचाना, काम करने वालों को सैलरी देना, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचा के मार्केट तक लोगों तक माल पहुंचाना, फिर वो लोगों तक पहुंचे हुए माल का हिसाब रखना, रिकॉर्ड रखना, एक ऑफिस बनाना जहाँ पे लोग आके बातचीत कर सके। फैक्ट्री की अलग, ऑफिस की बात अलग। तो फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्चा होता है वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, उत्पादन खर्च, वो जाता है ट्रेडिंग में। उसको छोड़ के जो भी रहेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कभी भी याद रखिए, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट साइड और इनकम हमेशा क्रेडिट साइड। खर्चा हमेशा डेबिट और इनकम, कमाई हमेशा क्रेडिट। खर्चा हमेशा डेबिट और कमाई हमेशा क्रेडिट। तो या बाजूला इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट इनकम इंक्लूड्स इनकम्स अदर देन सेल्स। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग यानी माल बेचना, डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण करना, मार्केट तक पहुंचाना माल। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, प्रशासकीय किंवा कार्यालयीन खर्च। कुछ भी नहीं, डॉक्यूमेंट्स और जमा करने पड़ते हैं ना, भाई कितना माल बिक रहा है, कितना नहीं बिक रहा है, हिसाब क्या है, कितनी कमाई हो रही है, एक प्रोडक्ट के पीछे कितना कमा रहे हैं, वर्कर्स को सैलरी दिए, वर्कर्स को वेजेस दिए क्या, ठीक है, मतलब मजदूरों को मजदूरी दिए क्या, फिर एम्प्लॉयज़ को पगार दिए क्या, वर्कर जो काम करने वाले जो लोग हैं उनको पगार दिए क्या, सैलरी दिए क्या, फिर लाइट बिल भरे क्या। इस छोटी मोटी हर चीज़ होती है ना, सभी चीज़ें ना, इनका रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो उसके लिए ऑफिस लगता है, वही ऑफिस खर्चा मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट इनकम्स क्या है? इंक्लूड्स इनकम अदर देन सेल्स। सेल को छोड़ के जितनी भी इनकम है वो इनडायरेक्ट इनकम। रेंट रिसीव्ड, आप समझो कि मेरी दुकान है किताबों की, बुक्स की, मैं बुक बेचता हूँ, लेकिन मेरी और एक दुकान है जो मैंने किराए पे दी है, वहाँ से मुझे किराया मिलता है। तो वहाँ से जो किराया मिला मैं उसको मेरी बिजनेस इनकम बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता। उसको सेल की इनकम बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता। लेकिन वो इनकम तो है, इनकम तो है।
तो इसलिए उसको बोलना पड़ेगा इनडायरेक्ट इनकम। मेरा जो मुख्य व्यवसाय है, उस मुख्य व्यवसाय से कमाई होगी तो वो सेल्स, वो डायरेक्ट इनकम। सेल को छोड़ के जो भी कमाई होगी वो इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि वो मुख्य व्यवसाय से कमाई नहीं हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बैलेंस शीट बहुत आसान, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता, याद रखिए, डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं होता। लायबिलिटीज या बाजूला लायबिलिटीज असतात, ॲसेट्स या बाजूला ॲसेट असतात। जिस तरफ लायबिलिटीज बोला हुआ है वो याद रखिए। लायबिलिटीज मीन्स ऑब्लिगेशंस, जिम्मेदारियां, जो पैसे देना बाकी है वो सब उस तरफ जाएंगे। एसेट्स जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, वो इस तरफ जाएगी, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब इधर जाएगा। और कैपिटल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन्स, ये कहाँ जाएंगे, लायबिलिटी साइड जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे खत्म हुआ अपना पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन। जैसे कि हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के 6 क्वेश्चन लिए थे, अब हम 7वें क्वेश्चन से कंटिन्यू करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं 1-2 बेसिक क्वेश्चन रिवाइज करवाऊंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बी रिलैक्स, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।